नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड दौरे पर हैं। झारखंड के बाबा नगरी देवघर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की विजय संकल्प रैली में शामिल हुए। देवघर में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि वो संथाल को जीतने का संकल्प लेने आए हैं और अब यहां से शिबू परिवार का बोरिया बिस्तर बांधना है। जब पर्याप्त तरल यूरिया का छिड़काव करते हो, इफ्को का गारंटी है आपका उत्पादन कम नहीं होगा, बढ़ेगा। जब किसान भाई तरल यूरिया का उत्पादन उपयोग करते हैं, बाद में यूरिया खाद जो घन खाद होता है उसको डालने की जरूरत नहीं। नैनो तरल यूरिया का अनुसंधान ही धरती माता के संरक्षण के लिए किया गया। ये केमिकल फर्टिलाइजर भूमि में जाता है और जब भूमि में जाता है तब केचुए को मार देता है। केचुआ कुदरती खाद बनाता है। आप जब तरल यूरिया का छिड़काव करोगे तो भूमि किसी भी तरह से विषयुक्त नहीं हो। अगर हमने जल्दी से कृषि में से केमिकल का उपयोग और घन खाद का उपयोग को समाप्त नहीं किया। तो वहीं रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की ओर से सुनीता चौधरी प्रत्याशी होंगी। इसकी घोषणा एनडीए के घटक दल आजसू ने की है। वहीं एनडीए प्रत्याशी 4 फरवरी को नामांकन करेगी और इस दौरान भाजपा समेत एनडीए के घटक दल के नेता भी इस नामांकन में शामिल होंगे। आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है और राज्य की सत्ताधारी दलों को करारा तमाचा इस चुनाव में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है, जिसकी वजह से लगातार लाए जा रहे विधेयक को पास किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव में सरकार के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए जनता उन्हें सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी हैं और इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो चुकी हैं। झारखंड में चल रहे गठबंधन सरकार में एक मंत्री की भागीदारी के साथ गठबंधन में शामिल राजद अब अपने आप को झारखंड प्रदेश में मजबूत करने की दिशा में पहल कर रही है। राजद के नेता जहां समय समय पर गठबंधन सरकार में ठगा महसूस करने की बातें कहते आए हैं, ऐसे में राजद अब अपनी राजनीतिक सांगठनिक मजबूती के लिए 12 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की मौजूदगी में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में पहल करेगी। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी अभी से ही तैयारी करेगी और इसी की तैयारी में 24 फरवरी को राजद झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम भी करेगी। हम 12 तारीख के तैयारी में लगे हुए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 12 को आएंगे। हम 12 तारीख के तैयारी में हैं कि हम झारखंड प्रदेश में हमारी जो राजनीतिक पकड़ और पहचान मजबूत है, उसको जो है इतना शानदार तरीके से हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि लगे कि वह जो हमारा पुराना तेवर जो आदमी लालू प्रसाद यादव जी वाला है। बढ़ती महंगाई और अडानी मुद्दे पर कांग्रेस 6 फरवरी को झारखंड के सभी जिले के एसबीआई और एलआईसी के मुख्यालय के सामने धरना देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आम बजट के 2 दिन बाद ही महंगाई बढ़ गई है। अमूल दूध के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस बढ़ती महंगाई और अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी जी मित्रता के कारण देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं, वहीं अडानी के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। एसबीआई और एलआईसी में भी अडानी के शेयर हैं। हम एसबीआई और एलआईसी के मुख्यालय के सामने धरना देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
अब खबर छत्तीसगढ़ से। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा जाने से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि आज जब देश में हाहाकार मचा हुआ है, अडानी ग्रुप जैसी कंपनियां आज कई देशों में लिस्टिंग से बाहर हो रही हैं। LIC और SBI, जिसमें भारत की जनता का पैसा लगा हुआ है, आज उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है। इसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से होनी चाहिए। कांग्रेस लगातार इस विषय को उठा रहा है, लेकिन ना तो आज देश के अखबारों में इसकी चर्चा है और ना ही किसी मीडिया में इस विषय पर बात हो रही है। जबकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामने आकर जनता को बताना चाहिए कि ऐसी कंपनी को कितना कर्जा बैंकों से दिया गया है। का पैसा है, क्यों चर्चा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। डर भाग क्यों रहे? चर्चा करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए। कांग्रेस ने मांग किया है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराई, JPC से कराना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से जांच करानी चाहिए। तो सदन का मामला है तो JPC से होना चाहिए। इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा झटका किसी कंपनी को कभी नहीं लगा था जितना अभी लगा है, और इसमें देश का पैसा लगा हुआ है। एक कंपनी डूब जाए अलग बात है, घाटा मुनाफा चलते रहता है, कभी अप होता है कभी डाउन। वो पैसा वो तो ऐसा है कि लाभांश में पैसा मिलेगा। NPS में तो यही है ना कि कर्मचारी क्यों नहीं जाते NPS। अब ये माइनस में चला जाएगा। अब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गया उनका, तो वो तो घाटे में चला गया। घाटे में जाएगा तो इनका जो फायदा होना, कर्मचारियों को लाभ का अंश मिलता, वो मिलेगा नहीं, ब्याज तो मिलेगा नहीं, लाभ ही नहीं मिलेगा कैसे? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीटों में नया नेतृत्व बढ़ाने के लिए LDM यानी लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की बैठक रायपुर के प्रदेश कांग्रेस की राजीव भवन में संपन्न हुई और इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि SC, ST, OBC अल्पसंख्यक के लीडरशिप के लिए मीटिंग रखी गई है। SC, OBC सामान्य वर्ग के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच, पंच परिवार के नेतृत्व क्षमता कैसे विकास हो, इस पर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी के 27 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्र और राज्य में सरकार बनानी है तो SC, ST के आरक्षित सीटों को जीतना बहुत जरूरी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि इस कार्यक्रम के बाद अपने अपने विधानसभा जिलों एवं ब्लॉक्स में जाकर व्यापक रूप से काम करना है। AICC के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने संबोधित करते हुए कहा कि उदयपुर में जब कांग्रेस पार्टी के नेतागण उपस्थित हुए, जिसमें वरिष्ठ अनुभवी नेता, नौजवान प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने मंथन किया। के राजू ने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन यानी LDM ब्लूप्रिंट तैयार किया और कांग्रेस पार्टी ने इसे माना। MCP जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल को 1 सप्ताह पूरा हो चुका है। कार्यकर्ताओं के हड़ताल पर चले जाने से आंगनबाड़ी में ताले लटके हुए हैं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तले मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में शासन के रवैये को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। तहसील कार्यालय के नजदीक धरना स्थल में रोजाना संघ की कार्यकर्ता इकट्ठा हो रही हैं और इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भूपेश बघेल सरकार ने चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र में वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार आने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शासकीयकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया है। 23 तारीख से 27 तारीख तक हम लोगों का नियमित चला, उसके बाद ये अब हेतु चल रहा है और ये रुकेगी नहीं हड़ताल हम लोगों की। इसमें हम लोगों की 6 सूत्री मांगे हैं। सर्वप्रथम है 18,000 मानदेय हम लोगों को वृद्धि दे, जो उनकी घोषणा थी पिछले चुनाव में बघेल सरकार की, और उसके बाद जो हम लोगों के सुपरवाइजर पद पे जो नियुक्ति होती है वो विभागीय ली जाए, पेंशन और ग्रेजुटी दी जाए, 100% भर्ती हमारी विभागीय होना चाहिए और हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।
और 18,000 तो तुरंत दिया जाए मानदेय वृत्ति। और इसके बाद जो ग्रेजुटी है, फंड है, पेंशन है, जो सारी सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं वो हम लोगों को मिलना चाहिए। 5 लाख की ग्रेजुटी कार्यकर्ताओं को और 3 लाख की ग्रेजुटी सहायिकाओं को दिया जाए। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे। और इस हम लोग भी जैसे है तो टमाटर बेचेंगे, आलू बेचेंगे, गोबर बेचेंगे, नरवा बाड़ी हम लोग भी देखेंगे। जो उनका नारा है उसको हम लोग फिर करेंगे। और क्या करेंगे बताइए? 6,000 में इतनी महंगाई में, और हम लोगों के आंगनबाड़ी में हम लोग दूसरों के बच्चों को सुपोषण करते करते हमारा परिवार कुपोषण की ओर चला जाता है। उसके बाद भी बघेल सरकार ध्यान नहीं दे रही है, अपने वादे पूरे नहीं कर रही। 4 साल उनका बीत गया और ये लास्ट साल चला है। एक कार्यकर्ता के पीछे 1,000 व्यक्तियों का वोट होता है। इसको इस सरकार को समझ ले। ये हमारा संयुक्त मंच है और पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर हर जिले में हड़ताल हो रहा है। महिलाएं बच्चे परेशान हैं, हम भी दुखी हैं। हम नहीं चाहते अपना घर बार छोड़कर, अपना रोजी रोटी छोड़कर यहाँ बैठे, पर सरकार हमको मजबूर कर दी है। हम नहीं चाहते। छोटे छोटे बच्चे हमारी राह देख रहे हैं, हर जगह ताला बंद है। बच्चे बोलते हैं मैडम जी आंगनबाड़ी कब खुलेगा, हमें भोजन कब मिलेगा। महिलाएं बोलती हैं हमें सरकारी योजनाओं का लाभ कब मिलेगा। पर हम परेशान हो गए हैं। हम दूसरे को तो रोजगार दिला रहे हैं, हर योजनाओं को फायदा दूसरे को दिला रहे हैं, बच्चों को सुपोषित कर रहे हैं, पर हमारा घर बार भूख में बिलख रहा है। सर हम क्या करें? हम अपने सरकार से यही हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि हमारी मांगे जल्दी जल्दी पूरा करें। आखिर हमारा जो विश्वास था उस विश्वास पर वो खरे उतरे और अपने वादाओं को निभाएं। हम हमारी मांगे तो ये है सर कि हम लोग को नियमित किया जाए और क्या बोलते हैं हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो पाए। हमारे साथ हमारे परिवार कम से कम 8-9 लोग जुड़े हुए हैं सर, और एक 6,000 में 6,500 में उनका हम भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। न तो अच्छे से बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, न तो घर में अच्छे से खा पी पा रहे हैं। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और उधर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर महिलाएं परेशान हो रही, बच्चे परेशान हो रहे होंगे, क्या कहना है इस विषय में आपका? सरकार से तो मेरा यही निवेदन है कि हम लोग की तरफ भी ध्यान दें और हम लोग का मानदेय वृद्धि करने का मानदेय वृद्धि करें, ताकि हम लोग का भी जीवन अच्छे से सफल हो सके, अच्छे से अपना परिवार दिला के। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हाफिज खान के द्वारा स्कूली बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए अभिनव पहल करते हुए राजनांदगांव शहर के स्कूलों में स्मार्ट टीवी वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस दौरान शहर के गौरीनगर प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल समेत अन्य स्कूलों के लिए स्मार्ट टीवी का वितरण किया गया। इस आयोजन में जिले के कलेक्टर सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान के इस कार्य में सहयोग करते हुए वार्ड की महिला समूह के द्वारा आंगनबाड़ी के लिए स्मार्ट टीवी का वितरण किया गया है, ताकि इंटरनेट से जुड़कर स्कूली बच्चे अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हुए आधुनिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राजनांदगांव जिले के कलेक्टर डोमन सिंह ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने जन सहयोग के माध्यम से स्कूल आंगनबाड़ियों के लिए स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराया है। अल्पसंख्यक आयोग भी हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी पढ़ाई के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को भी उपलब्ध कराया है, जो जन सहयोग से है। और ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे लोग जो स्कूल से पास आउट हुए हैं या बाहर नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, इन लोगों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। एक नवीन पहल है और उन सभी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे दोनों ही स्कूलों में टीवी दी गई है, साथ ही महिला समूह द्वारा भी आंगनबाड़ी के लिए टीवी वितरण की गई है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक सोच है शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को अग्रणी करना। उसी तारतम्य में हमारे राजनांदगांव के जिलाधीश कलेक्टर श्री डोमन सिंह द्वारा जो एक निवेदन किया गया था कि जनभागीदारी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के लिए टीवी की व्यवस्था की जानी चाहिए, उससे आज पूरे जिले के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी प्रभावित होकर जितने भी सरकारी स्कूल है, प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, उसमें LED टीवी का वितरण किया जा रहा है। और हम लोगों ने भी उसी सोच के आधार पर आज बच्चों को LED टीवी और यहाँ पर बच्चों लोगों को बैग का भी वितरण किए हैं, ताकि वो उसके माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें।
इधर रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा और 2023 के विधानसभा को लेकर कहा कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा विधायकों से 1-to-1 बात करेंगी और क्षेत्र की उपलब्धियों के साथ आने वाले चुनाव की क्या तैयारी है और क्षेत्र के बारे में भी फीडबैक लेंगी। उन्होंने कहा कि संगठन का रूटीन कार्य है भेंट मुलाकात, जो हमारे सामान्य विधायकों के साथ होता रहता है। पिछले प्रभारी भी भेंट मुलाकात करते रहे हैं और अब नए प्रभारी भी इसी बहाने भेंट मुलाकात कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि हम लोग 2 सालों से चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हमारी बूथ कमेटियां बनी हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुए हैं। 2023 और 2024 के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में संगठन के लोग तैयार हैं। 2023 में कांग्रेस वापसी करेगी और 2024 में छत्तीसगढ़ से ज्यादा लोकसभा जीतेंगे। ग्लोबल लीडर लिस्ट में पीएम मोदी के टॉप पर आने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी वैश्विक नेता हैं, पहले से कहते आए हैं। ग्लोबल लीडर की लिस्ट में मोदी जी टॉप पर हैं। मोदी जी की लोकप्रियता में सभी पिछड़ गए हैं। वहीं अरुण यादव के बयान पर कहा कि अरुण यादव वरिष्ठ नेता हैं, प्रजातांत्रिक बात कर रहे हैं और कमलनाथ स्वयं भू मुख्यमंत्री बने हुए हैं, खुद के होर्डिंग लगवा लिए हैं। अब उन्हीं के नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं। युवा समागम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमेशा एक ही उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार और विकास हो, इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। वहीं पीएफआई सदस्य की गिरफ्तारी पर कहा कि पीएफआई के सदस्य बासित खान को गिरफ्तार किया गया है। पहले 18 लोग गिरफ्तार किए गए थे। बासित खान फरार था, जिसे भोपाल एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरदा में संविधान बचाओ रैली में भारत जोड़ो यात्रा सह यात्री प्रदेश प्रवक्ता अवनी बंसल ने कहा कि धर्म, जातिवाद सहित गुंडागर्दी और दबाव की राजनीति से हटकर हमें हमारा संविधान बचाना जरूरी है, क्योंकि संविधान ही हमें अपना हक दिलाता है। तो संविधान बचाने के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। शहर में संविधान बचाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अवनी बंसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के लिए देश भर से चुने गए 117 सहयात्रियों में शामिल रही हैं। उज्जैन जिले की घटिया तहसील क्षेत्र के गांव झितरखेड़ी में शासकीय भूमि पर माफियाओं ने बिना परमिशन के रातों रात बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर अतिक्रमण कर लिया और प्रतिमा के आसपास तार फेंसिंग कर दी। अतिक्रमण की शिकायत जब प्रशासन को मिली तो शुक्रवार शाम 4 से 5 बजे के बीच प्रतिमा के आसपास अस्थायी बाउंड्री हटाने के लिए प्रशासन पुलिस अमले के साथ मौके पर पहुंचा। एडीएम संतोष टैगोर ने बताया कि अतिक्रमण हटाकर जब टीम लौट रही थी, उसी दौरान असामाजिक तत्वों ने जेसीबी पर पत्थर से हमले कर दिए। पुलिसकर्मियों ने जेसीबी चालक को बचाया तो कुछ पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाई गई। गाड़ियों पर पथराव के मामले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आरोपियों को चिन्हित करके प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इधर बैतूल जिले के सारनी में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी के राख बांध में भीषण आग लग गई। इस आग में वन्य प्राणियों के भी मरने की आशंका जताई जा रही है। विद्युत गृह का कोयला जलाने से बनी राख को स्टोर करने के लिए सतपुड़ा ताप विद्युत गृह प्रबंधन द्वारा सारनी के समीप ही राख बांध का निर्माण किया गया। राख बांध पर जमा होने वाली राख गर्मी के समय हवा में ना उड़े, इसीलिए उसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर राख बांध पर घास लगाई जाती है और जिसके लिए बकायदा निर्देश जारी किया गया था। तो चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।